31 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन रहे वो यहां पर हम एक एक करके देखने वाले हैं। इससे पहले आपने जो भी 2024 में मैथ में क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन देख लिए। तो ये लास्ट शिफ्ट है जो 2024 में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ उसकी, तो आज इसका भी समापन कर देते हैं। क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पहला मैथ का क्वेश्चन है। 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन में उत्तीर्ण हुए और 20 छात्र रसायन और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल कितने हैं। अब देखो यहाँ पर कुल कितने हैं, कुल जो छात्र हैं उनकी बात करें तो 150, कुल जो छात्र हैं वो है 150। अब जो उसमें किसमें भाई 70 छात्र जो है गणित में उत्तीर्ण है, मैथ में जो पास हैं वो कितने हैं 70 है, केमिस्ट्री में जो पास हैं वो कितने हैं वो 60 हैं, और मैथ और केमिस्ट्री दोनों में जो पास हैं वो कितने हैं वो 20 हैं। अब कुल पास निकाल लो, कुल उत्तीर्ण निकाल लो, कुल उत्तीर्ण निकाल लो। कुल उत्तीर्ण कैसे निकलेंगे, 70 + 60 और -20, 70 + 60 -20, 70 60 130 में से 20 गए 110 हो गए, तो ये कुल पास है। तो कुल फेल या कुल अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 150 टोटल है, उसमें से 110 घटा दो तो 40 जो बचे वो टोटल कुल जो है अनुत्तीर्ण है, फेल है। अगला मैथ का क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला मैथ का क्वेश्चन कौन सा है, तो थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे तो हमें मैथ का क्वेश्चन दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये है भैया m और यहां पर बराबर नहीं है n के, तो m² - mn + n² के हैं, और m (n) बराबर है m + n का होल स्क्वायर माइनस mn के। और वैल्यू जो निकालनी है हमें वो निकालनी है किसकी भैया, वैल्यू निकालनी 2 (3) बराबर नहीं है 5 बराबर नहीं है 3। तो पहले इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लो, पहले इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लो। पहले मैंने वैल्यू निकाली 2 (3) की, तो इसमें जहां m है वहां तो 2 रख दो, जहां m है वहां तो 2 रख दो, और जहां n है वहां पे 3 रख दो, काम बन जाएगा। तो 2 + 3 की घात 2 -2 × 3, 3 और 2 5, 5 5 25, 25 में से 3 दूनी 6 गए 19 आया। अब दूसरी वैल्यू निकाल लो, 5 बराबर नहीं है किसके 3 के, तो m की जगह 5 रखो, n की जगह 3 रखो, तो 5 5 25 और 5 3 15, 25 में 15 गए 10 और 3 3 9, तो यहां भी कितने आ गए 19 आ गए। अब इसकी जगह पूरे की जगह 19 और इसकी जगह भी पूरे की जगह 19, तो यहां पे 19 बराबर नहीं है किसके 19 के, इसमें मान रखो, तो यहां रखेंगे 19 का वर्ग -19 × 19 और प्लस एक बार फिर से 19 का वर्ग, ठीक है। अब ये भी 19 का ही वर्ग है, 19 × 19 का मतलब भी तो 19 का ही वर्ग है, तो 19 का वर्ग हो गया 361। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा भैया 361 बनेगा, जो क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब है। और देखते हैं 361 किस में आ रहा, ए ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन एक तरह से सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्या है भाई, प्रथम 24 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो ये अगर प्रथम 24 संख्याओं का हमें जो प्राकृतिक है उनका योगफल ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना, क्या करना 24 गुणा उससे अगली संख्या 25 और बटे 2, यू आया 12, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना 300 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका योगफल कितना है 300 है। क्वेश्चन नंबर 29 भी मैथ का क्वेश्चन है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो निम्नलिखित में कौन सा योगफल कक्षा में बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अब यहां पे बात करें, देखो क्या कहा उसने,
उसने कहा लड़कियों की संख्या की 3 गुनी, ये 1 है तो ये 3 है। इसका मतलब जो भी संख्या होगी क्लास में वो इनके योगफल से कटेगी, जो अनुपात है उसके योगफल से कटेगी। अनुपात का योगफल कितना होगा? 3 और 1 4। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें, पहला ऑप्शन 22 है, दूसरा ऑप्शन 40 है, तीसरा ऑप्शन 20 है और चौथा ऑप्शन हमारा 24 है। तो 4 से 24 कट रहा, 4 से 20 कट रहा, 4 से 40 कट रहा, लेकिन 22 नहीं कटा। तो 22 ही वो संख्या का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा भैया? 22। क्योंकि 22 क्या है? 22 को हम 3:1 के अनुपात में नहीं काट सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो 39वां क्वेश्चन भी क्या है, एक मैथ का ही क्वेश्चन है और अब लगातार क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के देखने को मिलेंगे 39 आगे। 25% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी? कितने समय में 3 गुना हो जाएगी? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आए हैं। तो समय बराबर n-1 बटे दर गुणा 100। अच्छा, कहीं समय पूछ लिया, कहीं दर पूछ ली, है मामला वही। जिसमें दर पूछ ली दर यहां आ जाएगी, समय आ जाएगा। जिसमें समय पूछ लिया समय आ गया, दर यहां चली गई, और कुछ नहीं। कितने गुने की बात कर रहा वो n है, यहां पे बात कर रहा 3 गुने की, तो 3 में से 1 गए 2, दर है 25 और यहां गुणा 100। तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 वर्ष जो है, जो बी ऑप्शन में है वो इसका जवाब बन जाए। नंबर 40 की बात करें, सी एक कार्य को 24 दिन में और डी 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखो सी किसी काम को 24 दिन में कर रहा और डी उसी काम को जो है वो 16 दिन में कर रहा। तो 24 और 16 का एलसीएम ले लो। तो 24-16 का एलसीएम आ गया 48, 24 तिया 48 और 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 16 तिया 48। इसका मतलब क्या है? जो सी की कार्य क्षमता है वो 2 है और जो डी की कार्य क्षमता है वो 3 है। कार्य क्षमता का मतलब सी जो है एक दिन में 2 काम करेगा, तो डी एक दिन में 3 काम करेगा। अब होता क्या है, 4 दिन पहले काम जो है कौन छोड़ रहा? काम समाप्त होने से 4 दिन पहले डी ने काम छोड़ दिया। तो जो लास्ट में काम छोड़ के जावे है ना, उससे वापस काम करवाया जावे, उसका काम घटाया जाता है, उसका काम जोड़ा जाता है। और जो स्टार्टिंग में जावे उसका काम घटाया जावे। जैसे सपोज करो तुमने एक मकान बनाने का ठेका किसी ठेकेदार को दे दिया। अब वो ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया, तुमने उससे काम करवाना शुरू कर दिया, उसने नींव भर दी। लेकिन नींव भरने में तुम्हें इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि अब तुम उससे आगे काम करवाना पसंद नहीं करते। तो तुम क्या कहोगे? लो भाई, सपोज करो उसने 5 लाख रुपए में मकान बनाने का ठेका लिया। अब उसका 1 लाख रुपए नींव है, उसका खर्चा आया मिस्त्री का, तो उसे कहोगे ले भाई 1 लाख रुपए और तुम्हारा पीछा छोड़, हम किसी और से करवाएंगे। अब दूसरा ठेकेदार आओगा तो तुम क्या करोगे? उससे फिर ठेका तय होगा, वो कहने लगा जी 5 लाख रुपए में ठेका है इस मकान का। तो कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, 1 लाख रुपए तो वही ले गया, तो क्या करेंगे हम? कम करेंगे 1 लाख रुपए, तो उसे 4 लाख में देंगे। लेकिन अब दूसरी कंडीशन देखो, 5 लाख में ही काम है, मिस्त्री बढ़िया काम कर रहा, तुम हटाओगे थोड़े उसे, करवाओगे काम। अब उसने सारा मकान तैयार कर दिया, सारा मकान तैयार कर दिया, प्लास्टर कर दिया, एक कमरे का प्लास्टर छोड़ दिया। अब क्या तुम उसे नुकाओगे? नुको अपना हिसाब कर, हम किसी और से करवाओगे? नहीं, उसे बुलाओगे जबरदस्ती, क्योंकि उसमें पैसे जाली जाते हैं। अब थोड़े बहुत पैसे बच रहे, अब तुम उसे वापस बुलाओगे, आ जा भाई इस काम को कर, हमारा पीछा जब छोड़, जब पहले इस काम को पूरा कर, तो उसे जबरदस्ती करवाना पड़ा है। तो वही केस यहाँ है कि जब लास्ट में कोई काम छोड़ रहा हो तो उसका काम जुड़ेगा। और इसने कई दिन पहले काम छोड़ा है, देख लो, इसने जो छोड़ा है वो 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इसका 4 दिन का काम देखो कितना होगा? 12 काम होंगे। 48 में 12 जोड़ दो तो 60 काम होंगे। अब ये 60 काम जो है हमें क्या करना? तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ ये देखना जी। तो इन दोनों से भाग देना, 2 और 3 5 से भाग देना, तो 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 12 दिन का समय आया। ठीक है, तो अगर वो ये पूछ ले कि सी कितने दिन काम में रहा, तो 12 दिन काम में रहा। अगर वो ये पूछ रहा डी कितने दिन काम में रहा, तो ये 4 दिन पहले चला गया था, तो 12 में से 4 घटा दोगे तो कितना होगा? 8 दिन डी ने काम करा। तो मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सका है, कुल समय पूछ रहा 12 दिन, सी कितने दिन रहा पूरे टाइम 12 दिन, डी कितने दिन रहा 4 दिन का। ठीक है भाई, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 41।
110 संतरे बेचने पर एक दुकानदार दावा करता है कि उसे 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, कर दो जी। 22 संतरों का लाभ है, 22 ऊपर लिखेंगे, दोनों विक्रय है, क्रय कहीं नहीं है, दोनों विक्रय हैं, तो 110 में से 22 को घटा दो, 88 बचा, और परसेंटेज का लगा दो 100। 22 चौक 88, 4 से घटा 25 बार, तो ये आ गया 25%। तो 25% का इससे क्या है भैया, लाभ। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, क्या है, एक कार्य को 3 पुरुष 16 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 6 महिलाएं जो हैं वो भी 16 दिन में करती हैं। यदि 12 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखो दोनों को 16-16 दिन में करें, इसका मतलब 3 आदमी जो है वो 6 महिलाओं के बराबर, सीधा सीधा कर दो, 3 आदमी जो है वो 6 महिलाओं के बराबर है, या एक आदमी जो है वो 2 महिलाओं के बराबर है। m/w का मान आ गया 2/1। जहां m होगा वहां 2 रख देंगे और जहां w होगा वहां 1 रख देंगे। कोई सी एक कंडीशन तो इनमें चलो, जैसे हमने ली कि 3 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 16 दिन में, और दूसरी कंडीशन बोलो जिससे उत्तर निकालना, 12 आदमी हैं, 8 महिलाएं हैं, और कितने दिन में ये काम होगा ये बताना। अब हमें क्या करना, जहां m है वहां 2 रखो, जहां w है वहां 1 रखो। रखो भैया, 3 गुणा 2 गुणा 16, जो आ गया 12 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 1 और गुणा d, तो आ गया 3 गुणा 2 गुणा 16 बराबर 12 दूनी 24 और 8, 24 और 8 32, 16 दूनी 32, तो d का मान आ गया 3 दिन। तो 3 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा अगर ये करें। अब आई बात क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इन संख्याओं को हमें क्या करना, ज्ञात करना। देखो पहला अनुपात था 1:2, दोनों में बढ़ाया 21, तो जो अनुपात हो गया वो 5:7 हो गया। जो अनुपात हुआ वो 5:7 हुआ। यहां घटाओगे 4 आया, यहां घटाओगे 5 आया, अंतर बराबर नहीं बराबर करना पड़ेगा। इनका अंतर आया 2, इनका अंतर आया 1, इसकी तो गुणा करो इसमें और इस 2 की गुणा करो इसमें, तो आया 2 और ये आ गया 2 दूनी 4, ये आ गया 5 और ये आ गया 7। अंतर देखो दोनों जगह कितना आ गया 3। अब 3 से ही भाग कर दो 21 को, तो 3 सत्ते 21। अगर हमें संख्या निकालनी तो इनमें गुणा कर दोगे, ठीक है, किसकी 7 की, 7 दूनी 14 और 7 चौक, तो संख्या जो थी वो 14 और 28 थी। इसमें नहीं गुणा करनी है, ध्यान रखना, बाद वाले में गुणा होती है। जब हम इस तरह से निकालते हैं अनुपात, तो जो लास्ट वाला अनुपात है उसी में से उठाना हमें उत्तर के लिए। अगर शुरुआती चाहिए तो यो और बाद वाली चाहिए तो फिर यो आ जाएगी। भाई बाद वाली के लिए देखो 7 पंजे 35, तो कितना बढ़ेगा 21 बढ़ेगा, और 7 सत्ते 49, यो भी 21 बढ़ेगा। तो अगर हमें प्रारंभिक चाहिए तो ऊपर वाले में गुणा करो, अंतिम चाहिए तो नीचे वाले में। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो इसका मतलब 92% ने डाले। केवल 2 उम्मीदवार थे अगर इस चुनाव में, तो विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में कुल कितनी मतदाता थे उनकी हमें संख्या बतानी। देखो 8% ने मत नहीं डाले तो 92% ने मत डाले, उनमें से जीतने वाले को मिले 48%, तो हारने वाले को कितने मिले भाई, हारने वाले को कितने मिले 44। 44% आओगे नहीं आओगे, 12 में से 8 गए 4 और 8 में 4 गए 4। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया 4%, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 4%, और वही हार जीत का अंतर है। तो 4% ही बराबर जो है वो किसके हैं, वो 110 के हैं। 4% ये बराबर किसके हैं, 110 के। हमें चाहिए 100%, हमें चाहिए 100%, बराबर हो जाएगा कुल के, बराबर हो जाएगा भैया कुल के। 4 से काट दिया हमने, कितनी बार कटा 25 बार, तो जो कुल आए वो आ गया भैया 110 की गुणा 25 में कर देंगे, तो 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27। तो जो टोटल मतदाता थे वो थे कितने 2750। 2750 बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, क्या है भाई, एक कॉलेज ने पहले से ही मांगे गए लोगों से औसतन 600 रुपए का दान प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का
75% जुटा लिया। पहले से ही दान मांगे गए लोग उन 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे कॉलेज दान मांग सकता है। यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए ठीक आवश्यक राशि जुटानी है तो शेष लोगों से उसे कितने रुपए का औसत दान मांगना चाहिए। देखो भाई, उसने कहा कि जो मांगा गया वो 600 रुपये पर हेड मांगा गया, पर आदमी औसतन 600 रुपये मांगे। उसके बाद उसने कहा कि 75% धन जुटाया गया, मतलब अगर 100 रुपये लेने थे तो अभी आए कितने, 75 रुपये आए। अभी कितना आए, 75 रुपये आए, 75% आ गया। और पहले से ही दान मांगे गए लोग उनका जो 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब जिन्होंने पैसा दिया वो 60% ने दिया, 100 के 100% ने सबने दिया। तो यहां जो दिया पैसा वो 60% आदमियों ने दिया। अब इन्हें 100% पैसा चाहिए, 100% पैसा चाहिए, तो कितना पैसा और चाहिए, 25%। आदमी कितने बचे हैं जिन्हें पैसा देना, अभी 40%। आदमी कितने बचे हैं, वो 40%। और कितना पैसा चाहिए वो देख लेंगे हम। हमने इन दोनों को ही क्या कर दिया, बटे कर दिया। ठीक है, तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 3 से 3 भी गया, 2 से 300 बार कटा। इसका मतलब औसतन जो आगे पैसा लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 300 रुपये पर हेड। मतलब 300 रुपये एक आदमी से अगर हम पैसा ले लें, जो बाकी बचे हुए हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। 100% हमारे पास मनी कलेक्ट हो जाएगी, पैसा हमारे पास 100% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। एक सारणीकार एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते समय गलती से 8.6 के बजाय 6.8 एंट्री करता है और औसत 5.8 के रूप में प्राप्त करता है, तो उन छात्रों के वास्तविक अंक क्या है। उसने कहा गलती से 8.6 के बजाय, लिखना तो 8.6 था और लिख कितना दिया, 6.8। इसका मतलब हमारे पास 16 में से 8 गए 8, और 8 में से 7 में से 6 गए 1। 1.8 जो है वो कम है। टोटल वैल्यू कितनी कम है, 1.8। औसत में कितना अंतर पड़ेगा भाई, औसत में जो अंतर पड़ेगा वो 1.8 को 100 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.018। ये औसत में कम है। अब वास्तविक औसत या सही औसत, अगर मैं सही औसत की बात करूं तो जो उसने क्वेश्चन में औसत दिया, जो उसने प्रश्न में औसत दिया उसमें जोड़ दो। प्रश्न में जो औसत दिया वो दिया 5.8 और इसमें जोड़ दो 0.018, तो आ गया 5.818 और ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है भैया, ये इसका सटीक जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 46 का सी ऑप्शन। अब आया 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। एक किराने वाले को 48 रुपये प्रति किलोग्राम और 28 रुपये प्रति किलोग्राम दर से चीनी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण बन सके। देखो इस शिफ्ट वालों को तो बहुत फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे, अगर उसने मिश्रण का सवाल कर लिया होगा तो 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए होंगे, 2 नंबर पक्के हो गए होंगे। और एक क्वेश्चन तो इसमें ऐसा भी है जो फर्स्ट शिफ्ट में था और वही इसमें सेकंड शिफ्ट में भी है। केवल लैंग्वेज का अगर बच्चा पकड़ गया होगा तो वो तुरंत निशान लगा देता होगा। बताऊँ वो कौन सा क्वेश्चन था, मतलब जो सेम क्वेश्चन है, उत्तर सेम है, केवल लिखने का तरीका बदला हुआ, उसे पकड़ने की जरूरत थी तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो यहां पे देखो क्या है, 48 है और 28 है, 48 है और 28 है और बीच में आओगा भैया 40। एलिगेशन लगाया 8 आया, इधर घटाया तो 12 आया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो अनुपात जो आ गया वो कितना आ गया भैया, 3:2। 3:2 इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा 3:2। अच्छा 3:2 इसने नहीं दिया, 3:2 नहीं दिया, 2:3 दे रखा, आना तो चाहिए 3:2 ही। उसने कहा एक किराने वाले को 48 रुपये प्रति किलोग्राम और 28 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को किस अनुपात में मिलाए ताकि 40 रुपये प्रति किलोग्राम का अनुपात बन जाए। तो भैया ये आ गया तुम्हारा इस तरह से। तो अगर इसे उल्टा करेंगे
तो 2:3 आएगा। वैसे तो भैया इसका उत्तर गलत है, नहीं तो अनुपात तो 3:2 ही बनेगा, 2:3 नहीं बनेगा। जब उल्टा करेंगे तब आओगे 2:3। तो इसका उत्तर जो सही जवाब है वो तो 3:48 की बात करें। एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर की दूरी जो है बहाव के साथ कितने समय में तय करेगा। ठीक है जी, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। अब दूरी तो दे रखी 60, चाल की बात करें, लड़के की चाल 10 है और बहाव की चाल, धारा की चाल 5। जब धारा के साथ जाओगा तो जुड़ेगी और धारा का विपरीत होगा तो घटेगी। बहाव के साथ जा रहा तो 10 और 5 15 कर दो, 15 चौका 60, मतलब 4 घंटे का यहां पे समय लगने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर 49। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का 16 है। अंतिम संख्या 19 है, तो पहली संख्या क्या है। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत दे रखा, तो पहली 3 का योग बना सकूं नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूं। पहली 3 संख्या मैंने ए बी सी मान ली, तो उन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 15 या 45। अंतिम 3 की बात करूं तो बी सी और डी, और इनका जो औसत है वो है कितना, 16, तो 16 या 48 इनका योग बन गया। अगर मैं घटा दूं तो ये कैंसिल होगा, a माइनस डी बराबर माइनस के 3 होगा। ठीक है, अब उसने अंतिम संख्या कितनी दे रखी, 19। अंतिम संख्या कितनी दे रखी, 19। अंतिम संख्या 19 दी है, तो जो पहली संख्या है वो कितनी होगी, 19 में से 3 गए 16 होगी। 19 में से 3 गए कितने होंगे, 16। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, और 50 वो क्वेश्चन ही वो है जो रिपीट क्वेश्चन जिसे मैं कह रहा था। बस पहली शिफ्ट में क्या था, जब हमने पहले का सॉल्यूशन देखा तो उसमें देखा होगा एक बड़ी सी टेबल दे रखी थी और उसमें आर की वैल्यू पूछ रहा था। उसके बाद वहां पे एक वैल्यू भी दे रखी थी संख्याओं में, लेकिन मैंने कहा था कि इन किसी की जरूरत नहीं, इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं, केवल परसेंटेज जरूरत है। उस क्वेश्चन को मिला लियो और इस क्वेश्चन को मिला लियो, अंतर कुछ नहीं मिलने का। एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। ठीक है, 120% अधिक अंकित करता है, इतना अंतर है बस कि वहां 20% था और यहाँ पे 120% अधिक अंकित कर रहा। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे तो लाभ बताना। ठीक है, तो उसने क्या कहा, 100 की बजाय कितना लिख रहा, 220, और उस पर दे दिया इसने 10% की छूट, तो 90/100, 22 निमा 198, तो 98% का यहाँ पे लाभ आऊंगा, 98% का लाभ आऊंगा। ठीक है, वहां 8% का था, यहाँ 98% का, बस इतना ही अंतर आ रहा, और कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, है बिल्कुल सेम, मतलब बहुत ज्यादा है। मैं कहूं कि एक नजर में तो ऐसा लगा कि सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 51। एक मेज का क्रय मूल्य 6400 रुपए है, एक व्यापारी इसे बेचकर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है, तो अंकित मूल्य क्या है। देखो भाई, याद रखो 100 माइनस छूट परसेंटेज बराबर जो होती है वो सीपी के मतलब क्रय मूल्य का हुआ है, और 100 प्लस लाभ परसेंटेज जो बराबर होता है एमआरपी के। अगर इतनी बात याद है तो काम बन जाए। छूट कितनी देनी, 20% की, तो 80% हो गया, और जो क्रय मूल्य है वो 6400 रुपए है। लाभ कितना लेना, 25%, तो 125 हो गया, और यो एमआरपी के बराबर होगा। 8 8 64, 80 बार कटा, तो एमआरपी कितनी आओगी भाई, एमआरपी कितनी आओगी, 0। 125 8 1000, ठीक है, तो 10,000 रुपए इसका एमआरपी होनी चाहिए, 10,000 रुपए इसका मूल्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33/1/3 निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 33/1/3 निवेश करता है, और सी शेष निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 4050 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो तो सी का लाभ डी के लाभ से कितना अधिक है, ये अगर हमने अनुपात बना लिया तो हमारा काम आसान है, अनुपात में फंस गए तो फंस गए। तुम्हें थोड़ा सा मोटी सी बुद्धि से लगाना चाहिए कि जैसे उसने कहा 33/1/3 का मतलब तिहाई की बात कर रहा, ठीक है, दूसरे में 33/1/3 की बात कर रहा, तिहाई की बात कर रहा। पहली बात तो यहां तुम्हें ध्यान देना कि जो बी है वो शेष का तिहाई है, टोटल का तिहाई नहीं। अगर टोटल का तिहाई देता तो पहला तिहाई होगा, दूसरा तिहाई, तो तीसरा तिहाई बचेगा,
फिर तो तीनों के लाभ बराबर हो गए थे और अंतर कितना आ गया था, 0। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पहले का भी तिहाई और फिर उसके बाद जो शेष बचेगा उसका भी तिहाई। तो एक ऐसी संख्या लेकर चलो जिसका 2 बार तिहाई आराम से हो सकता हो। तो मैं जैसे 9 मान लिया मैंने, मतलब टोटल जो धन था वो 9 रुपए था। अगर मैं एक ही बात करूं, तिहाई लगाया उसने तो 3 रुपए लगा दिए, आगे कितने बचे, 6 रुपए। अब 6 का तिहाई लगाया किसने, बी ने, तो 6 का तिहाई कितना हो जाएगा, 6 का तिहाई 2 रुपए। तो 2 रुपए किसने लगाए, इसने। अब आगे कितने बचे, 4 रुपए। वो किसके हो गए, अनुपात निकल गया। अनुपात निकल गया, कितना आसान निकल गया, बहुत आसान बन गया। अगर परसेंटेज में फंस जाते तो फंसी गए थे। किसी ने कोई पैसा निकालना नहीं, किसी ने एक्स्ट्रा डालना नहीं, सेम चीज है। तो अब उसने पूछा कि वर्ष के अंत में 4050 का लाभ है, तो 9 बराबर 4050 के, और अंतर चाहिए बी और सी का, ये 2 बराबर किसका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सी माइनस बी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो यूं आ गया भाई, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो सी माइनस बी आ जाएगा 900 रुपए। और 900 रुपए किस में है, डी ऑप्शन में। अब आया क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 25,000 रुपए की राशि 2 क्रमागत वर्षों के लिए 4% और 5% की दर से दी गई है। तो हमें क्या बताना है, यहां पे कितनी हो जाएगी ये बताना। ठीक है, तो यहां पे अमाउंट निकालने की बात है। 25,000 रुपए मूलधन है, पहले साल 4% बढ़ाओ तो 104/100 कर दो, दूसरे साल 5% बढ़ाओ तो 105/100 कर दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई और 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 दूनी 10 और 21 पंजे 105, 2 से काट दिया हमने, 52 दूनी 104। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर सके भैया, गुणा ही कर सके। 25 दूनी 50, 5, 25 पंजे 125 और 5 130, गुणा 21 करेंगे तो 2 जीरो जो कि तू, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। जो टोटल रुपए बनेंगे वो 27,300 रुपए बनेंगे, जो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल 22 और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल बतानी, इससे आसान क्वेश्चन धारा नाव में नहीं हो सकता। धारा की चाल बतानी हो तो दोनों का अंतर लेकर बटे 2 कर दो, और नाव की चाल बतानी हो तो दोनों का योग बटे 2 कर दो। किसका, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल अगर दी गई है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। जोड़ दोगे बटे 2 कर दोगे तो नाव की चाल आ जाएगी, घटा दोगे बटे 2 कर दोगे तो धारा की चाल आ जाएगी। तो 22 माइनस 18, तो 4/2 का मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पे इसकी चाल। आया 55वां क्वेश्चन, देखो भाई, 0.7, 0.35 और 1.05 का एलसीएम लेना, लैसे लेना। 0.7 है, 0.35 है और 1.5 का क्या लेना भैया, लैसे लेना। लैसे लेना हो या मैसे लेना हो, ऐसे क्वेश्चन भी कई शिफ्टों में पूछे गए, तो इनको ये भी फायदा है देखा जाए तो दशमलव के बाद जितने मैक्सिमम अंक हैं उतने ही एक के सामने 0 लगा और गुणा कर दो। तो यहां आया 70, यहां आया 35, यहां आया 105। इनका क्या लेना, हमें एलसीएम लेना, लैसे लेना। 35 से तीनों चीज कट रही तो 35 से काट दो भाई, 35 दूनी 70, 35 से कम 35 और 35 दिया 105। एलसीएम की बात करूं तो गुणा कर दो बस, 35 दूनी 70 और 70 दिया 210। 210 एलसीएम तब आता जब इनका निकलता 70, 35, 105। हमें निकालना 0.7, 0.35, 1.05, तो जिससे गुणा करे थे ना उससे कर दो भाग, तो 2.1 जो है वो इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, दो संख्याओं का योगफल 25 है, में से और लैसे क्रम से 3 और 105 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना, रेसिप्रोकल्स का सम बताना है। व्युत्क्रम का योग का जो फॉर्मूला है वो है, योग दे रखा हो तो योग ऊपर लिख दो, अंतर दे रखा हो तो अंतर ऊपर लिख दो, और नीचे लिख दो लैसे गुणा मैसे। ठीक है, या संख्याओं का गुणनफल।
अगर लैसे में ऐसा ना देखा है, कल को संख्याओं का गुणनफल दे दें तो तुम बटे में गुणनफल लिख सको। क्यों पता, लैसे गुणा में से बराबर संख्याओं का गुणनफल होगा। और अंतर मैंने इसी वजह से लिखा कि कल को क्वेश्चन में वो योग की बजाय अंतर भी दे सके तुम्हें। तो यहां पे क्या होगा, योगफल हो गया 25, लेस है और में से जो दे रखे 3 और 105 दे रखे हैं, 5 पंजे 25 और 21 पंजे 105, तो 5 बटे 21 दिया 63। यहाँ पे इसका उत्तर सही हो। नंबर 57 देखो क्या है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है वो 65% हो जाता है। तो वर्तमान लाभ परसेंट में कितना है ये बताना। देखो क्रय है और विक्रय, अब देख उसने रखा, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। उसने कहा विक्रय को 3 गुना कर दो, क्रय को 2 गुना कर दो। तो जो लाभ है वो 65% हो जाता है। जो लाभ है वो 65% हो जाता है। अगर यहां पे ये 100% हो रहा था तो यहां पे 165 हो रहा। 2x की वैल्यू अगर मैं 100 मान लूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 50। 3y की वैल्यू अगर मैं 165 मान लूं तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, y की वैल्यू कितनी आ गई, 55। मतलब वास्तव में 50 रुपए की माल जो है कितने में जा रहा, 55 में। तो लाभ कितना हो रहा, 5 रुपए का। हमें चाहिए लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज का मतलब 5 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य पे लाभ हो गया बटे 50 लिखते हैं। इससे कटा 10 बार, 10 बार और कट गया तो 10% का वास्तविक लाभ है। नंबर 98 पे आ जाओ भाई। दो रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है जब एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई उसी दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी जो रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार करती है। ठीक है, रेलगाड़ियों की हमें संयुक्त लंबाई चाहिए, मतलब दूरी चाहिए। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अब चाल कितनी है भाई, चाल है एक की 80 और दूसरे की 44। दिशा कैसी है, उसने कहा दो रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है जब एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई उसी दिशा सेम है तो चाल घटेगी। 80 में से 44 गए भाई, 36 बचे। और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलना तो 5 बटे 18 से गुणा करनी पड़ेगी। 40 सेकंड का समय लग रहा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 400 मीटर जो है इसकी लंबाई आ गई। दोनों रेलगाड़ियों की टोटल लंबाई 400 मीटर है। अब बात करेंगे 103 क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन जो है वो 103 है, जो किसका है भैया, मैथ का क्वेश्चन है और ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पाई चार्ट में दो फलों की दुकान ए और बी पर फलों की प्रतिशत मात्रा दी गई है। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार लगा दूंगा तो तुम इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लियो, जिससे कि बार बार, क्योंकि जब ये क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास इतनी जगह नहीं बचने की कि भाई हम जो है यहाँ ऐसा क्वेश्चन को भी दिखाते हैं क्वेश्चन को कर भी रहे। तो दोनों पाई चार्टों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जो है हम लास्ट में दिखाऊंगे बस इसे, जब क्वेश्चन का आंसर की बात आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या है, देखो ए दुकान में कुल मात्रा, जो कुल टोटल मात्रा है वो 1200 किलो है और बी में 1000 किलो है। यदि दुकान ए और बी दोनों में आम की कीमत 30 रुपए किलो, मतलब चाहे हम ए से मान लें चाहे बी से लें 30 रुपए किलो की है। सेब की कीमत 40 रुपए प्रति किलो, नारंगी की कीमत 20 रुपए प्रति किलो और अन्य फलों की 15 रुपए प्रति किलो है। अमरूद की 18 रुपए प्रति किलो है। तो सभी का संयुक्त मूल्य क्या है बताना। देखो भाई एक तो फल है, एक दुकान ए हो जाएगी, एक बी हो जाएगी। ये फलों के रेट होंगे रुपए में, ये आ जाएगा किलो में, दोनों ये हो जाएगी मात्रा। ठीक है, तो मैंने एक टेबल बनाई, पहले देखते हैं क्या क्या है। आम है, उसके बाद सेब है, उसके बाद जो है नारंगी है, उसके बाद अन्य फल है और उसके बाद अमरूद है। पहले इनके क्या करें, हम रेट लिख लेंगे। पहले हम इसके क्या करेंगे, रेट लिख लेंगे। ठीक है, तो रेट है जो
इसकी बात करें हम किसकी, आम की, तो 30 रुपए किलो का है। सेब की बात करें 40 रुपए प्रति किलो है। नारंगी की बात करें 20 रुपए प्रति किलो है। अन्य फलों की बात करें 15 रुपए प्रति किलो है। अमरूद की बात करें 18 रुपए प्रति किलो। कोई समस्या नहीं है। अब जो ए दुकान है उसमें 24% जो है वो आम है, 24% आम है और 1200 किलो टोटल है, तो 1200 का 24% निकालना हमें। ठीक है, सीधा सीधा यो करना तुम्हें, जितने परसेंट है उसमें 12 गुणा कर दो, क्योंकि 100 से जब भाग करेंगे 2 जीरो साफ होती चली जाएंगी, तो हम सीधा ही करेंगे, 12 से गुणा करते चले जाएंगे। 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 4 28। यहां से जो हमने ए दुकान से जो आम लिए वो 288 किलो लिए। सेव की बात करें 16 की 12 में गुणा कर दो, 16 दूनी 32, 3 16 कम 16 और 3 19। 20 की 12 में गुणा कर दो 240। 30 की 12 में गुणा कर दो तो 12 3 36 360 और 10 की 12 में गुणा कर दो 120 हो गया। आसान काम हो गया। एक बार हमें इस चीज का ध्यान देना था कि जब हम 1200 को 100 से भाग करेंगे 2 जीरो साफ हो जाएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन अपने आप उसने कम कर रखी। अगर हम इसे चाहें तो बढ़ा लें, बार बार गुणा करके देखें, बढ़ा लेंगे तो कितने में बढ़ा लो, पहाड़ बना लो इसका। लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो यहीं छोटा हो गया। अब दूसरी तरफ देखो, जब हम 1000 को 100 से भाग करेंगे तो 10 आओगा, तो जितने परसेंट है उनमें 10 से गुणा कर चले जाओ। आम का 24% है मतलब 240, सेव का 14% है मतलब 140, नारंगी का 20% मतलब 200, अन्य का 26% मतलब 260 और अमरूद का जो है 16% है मतलब 160। अब संयुक्त मूल्य चाहिए मुझे। अब मुझे संयुक्त मूल्य चाहिए। ठीक है, कुल खर्चा देख लो। कुल की बात करें, कुल की बात क्या करनी, इन दोनों को जोड़ो, इसमें गुणा करो, 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 इन दोनों को जोड़ो, इसमें गुणा करो। जो यहां होगा उन सबको जोड़ दो, वो तुम्हारा क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। तो करो एक बार फटाफट। तुम्हारा टाइम बचाने के लिए हमने कर दी इनकी गुणा। तो इन दोनों को जोड़ के इसमें गुणा करेंगे तो 15 840 आओगा। इन दोनों को जोड़ के इसमें गुणा करेंगे तो 13 280 आओगा। इन दोनों को जोड़ के 20 में गुणा करेंगे तो 8800 आओगा। इन दोनों को जोड़ के 15 से गुणा करेंगे तो 9300 आओगा। इन दोनों को जोड़ के 18 गुणा करेंगे तो 5040 और सबको जोड़ेंगे तो 52260 जो है इसका सही उत्तर बनेगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है 110। क्या है, 49 रुपए की कुल राशि ए बी सी के बीच वितरित की जाती है, तो ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके शेयरों का अनुपात हमें निकालना। तो इसे लिया हमने ऑप्शन से। तो उसने कहा कि जो बी को सी से 4 रुपए अधिक, यहां कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 2 छोड़ दो। यहां कितने मिल रहे हैं, 4। ए को बी से कितने, 5 रुपए अधिक, 5 ही मिल रहे। सबका टोटल करके देखो, 49 आ रहा, नहीं आ रहा। 1 और 6 7 और 2 9 और 2 और 1 3 और 1 4, तो ऑप्शन ही सही है। कितना आ गया, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, वो चल रही क्या वीडियो? क्वेश्चन नंबर 111 भी मैथ का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सांख्यिकी डेटा का ग्राफीय निरूपण नहीं करता, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, संचयी आवर्ती वितरण। इसके बाद जो है एक लास्ट क्वेश्चन बचता है तुम्हारा, वो बचता है तुम्हारा कौन सा भैया, 113। इसका बी ऑप्शन हो गया। एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज गति से चल सकती है। दोनों एक ही समय से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर दूर किसी बिंदु पर बी पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट गंवाने पड़ते हैं, तो कार की गति कितनी है बता। देखो, एक ट्रेन है और एक कार है। एक ट्रेन है, एक कार है। उसने कहा एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज गति से चल सकती है। यो 100 की स्पीड से चल रही, तो यो 175 की स्पीड से चल रही है। यही तो बात है। 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। इसकी स्पीड 7 है तो इसकी 4। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि हमें
अगर इसे पूरी वैल्यू बनाना तो ये तो होगी 7x और ये होगी 4x। कुल दूरी जो है वो 70 है, कुल दूरी जो है वो 70 किलोमीटर है। लेकिन इस दूरी को एक तरफ रखो अभी, और हमें पता होना चाहिए दूरी बराबर जो है वो चाल गुणा समय सूत्र होगा। अब इसका तो कुछ नहीं हुआ, इसको सपोज करो टी मिनट लग रहे या टी घंटे लग रहे, कुछ भी मान सको अभी, तो अभी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसे जो है वो क्या लग रहे हैं, इसे लग रहे हैं 18 मिनट कम, 18 मिनट कम। तो हमने सारे को ही मिनट में ले लिया, इसे हमने सारे को ही इसे मिनट में ले लिया, जो उत्तर आओगा वो मिनट में आओगा, टी का मान जो आओगा वो मिनट में आओगा। दोनों को बराबर रख दिए क्योंकि दूरी तो बराबर तय कर रहे। तो आगे 7t और 18 सत्ते 126, 4t, तो 3t बराबर 126, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो टी का मान आ गया 42, टी का मान आ गया 42। अब देखो युवा क्या है, ये दोनों दूरी है, कुल दूरी तय कर रही है, और कुल दूरी कितनी दे रखी थी 70, कुल दूरी दे रखी थी 70, ठीक है। तो अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तब जाके बात बनेगी, या तो इसमें मान रख दू, इसमें मान रख दू, बराबर रख दू 70, तो 70 बराबर हो जाएगा 4x गुना टी का मान आया 42। यो किलोमीटर है, यो मिनट है, बड़ी नाइंसाफी है, तो बटे में क्या करना पड़ेगा 60, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब होगा 6 सत्ते 42, 10 बार कटा, 7 से कटा, यो भी 10 बार कट गया, 10 दूसरा 100, तो x का मान कितना आ गया 25, और 25 आया, और हमें चाहिए कार की चाल, तो होगी 4x, मतलब 25 चौका 100 किलोमीटर प्रति घंटे में जा लिया। अब क्योंकि हमने इसे 60 से भाग करके पहले ही किसमें बदल लिया था, घंटे में बदल लिया था, तो इसका उत्तर हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी कोई और क्वेश्चन अगर बच रहा हो तो बिल्कुल बता सको तुम, बाकी हमने एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के और हर शिफ्ट का चुन चुन के हमने क्वेश्चन करा दिया है। अभी भी कोई बच रहा तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, और इन्हें ज्यादा से ज्यादा देखो, क्योंकि आगे अगर पेपर होगा यूपी पुलिस का या किसी दूसरे का, तो कहीं ना कहीं लाभ इन क्वेश्चनों से जरूर मिलने वाला है।